अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति की पांचवी बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति पर पहुंचने में विफल रही। और देखिए, इस तरह की कोई संधि होती है या संधि की चर्चा होती है तो उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा एशिया है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको दक्षिण कोरिया देखने को मिल जाएगा। यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। और इस तरह के संगठनों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2022 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक नियम स्थापित करना था। लेकिन ये देश किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं और प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि संधि को अंतिम रूप देने के लिए वर्ष 2025 में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, और जिसे अस्थायी रूप से INC यानी कि अंतर सरकारी वार्ता 5.2 नाम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? INC 5.2 नाम दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक क्यों नहीं पहुंच सकी। तो प्लास्टिक उत्पादन पर सीमाएं। विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह था कि क्या देशों को वर्जिन प्लास्टिक पॉलीमर पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल से बने के उत्पादन को कम करने के लक्ष्य पर सहमत होना चाहिए या नहीं। नॉर्वे और रवांडा के नेतृत्व में 66 देशों के एक समूह यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब और भारत जैसे देश जो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ने ऐसी किसी भी उपाय का विरोध किया है जो उत्पादन को सीमित करेगा। विकास संबंधी चिंताएं। तो भारत ने तर्क दिया कि प्लास्टिक उत्पादन को विनियमित करने से उसके विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा, और विशेष रूप से वैश्विक प्लास्टिक पॉलीमर बाजार में देश की भूमिका को देखते हुए भारत का रुख यह था कि किसी भी संधि से राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अस्वीकार्य लक्ष्य। प्रारूप संधि में वर्ष 2040 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और डाई यानी कि 2 एथिल हेक्सिल फथलेट डिब्यूटाइल फथलेट और बेंजिल ब्यूटाइल फथलेट और डाई आइसोब्यूटाइल फथलेट जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए वर्षवार लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं। यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था, लेकिन इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभाव के कारण कुछ देशों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया। यद्यपि भारत ने प्लास्टिक के अवशिष्ट को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, और जिनमें अल्पकालिक प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व व्यवस्था लागू करना शामिल है, फिर भी उसने प्रस्तावित लक्ष्यों का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे नियम देश के विकास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। संधि के दायरे पर असहमति। कई देश चाहते थे कि संधि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र, उत्पादन, खपत, अपशिष्ट प्रबंधन और इसके प्रभाव सहित को संबोधित करे, और वहीं कुछ प्रतिनिधि मंडलों का मानना था कि ध्यान केवल प्लास्टिक अवशिष्ट पर ही होना चाहिए, और इससे व्यापक समाधान चाहने वालों और तत्काल अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। कुवैत ने प्लास्टिक प्रदूषण से परे अधिदेश का विस्तार करने की आलोचना की और दावा किया कि यह व्यापार प्रतिबंधों और आर्थिक एजेंडों का बहाना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कार्रवाई की काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया तथा दीर्घकालिक वार्ता के खिलाफ चेतावनी दी गई, क्योंकि महासागर और पारिस्थितिकी तंत्र प्लास्टिक अपशिष्ट के संचय से पीड़ित हैं। अब बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी वार्ता समिति की। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद UNIC संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा समुद्री पर्यावरण पर इसके प्रभाव सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन विकसित करने हेतु की गई है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि की दिशा में कार्य करने के लिए 2022 में प्रस्ताव 5/14 को अपनाएंगे। INSC सत्र। तो 2024 के अंत तक वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वार्ता प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर आयोजित सत्रों की एक श्रृंखला शामिल है, जो उरुग्वे
C1 नवंबर 2022 की बात है से प्रारंभ होकर फ्रांस में INS-2 जून 2023 में, केन्या में INC नवंबर 2023 में, कनाडा में INC-4 अप्रैल 2024 में, दक्षिण कोरिया में INC-5 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगी। बात आती है कि विश्व को वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो तीव्र वृद्धि, प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन से दोगुना होकर 2019 में 460 मीट्रिक टन हो गया है। और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 700 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। और एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19 और 15% के साथ दूसरे स्थान पर है। और अब आपको बताऊं, ये प्लास्टिक है ना, जो ये पर्यावरण के लिए नुकसान है, जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक है और इंसानों के लिए भी नुकसानदायक ही है। अब बात आती है कि प्लास्टिक के प्रदूषण की, क्या प्लास्टिक के प्रभाव की। तो पर्यावरण पर प्लास्टिक को विकसित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, और जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अवशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के बावजूद द लेसेंट द्वारा वर्ष 2023 में किए गए अध्ययन के अनुसार केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। यह अक्षमता प्रदूषण संकट को और बढ़ा देती है। प्रतिवर्ष करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचता है। अगर मौजूदा वृद्धि जारी रही तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से भी ज्यादा हो जाएगी। कई बार आप देखते हैं कि मछलियों के पेट में नहीं प्लास्टिक होने की बातें होती हैं। मानव स्वास्थ्य, प्लास्टिक में मौजूद रसायन जैसे कि बिस्फेनॉल ए अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये रसायन अंतिम उत्पाद में बने रहते हैं और बाहर निकलकर कैंसर, मधुमेह, प्रजनन संबंधी समस्याओं और तंत्रिका विकास संबंधी विकलांगता सहित विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। वन्य जीवन, प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री और स्थलीय प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। जानवर प्लास्टिक अपशिष्ट को निगल लेते हैं या फिर उसमें फंस जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3.6% का योगदान देता है, और जिसमें से 90% उत्सर्जन प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन से आता है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2050 तक 37% बढ़कर 3.35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य हो सकता है। और वैश्विक प्लास्टिक संधि के महत्व क्या है? उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को विनियमित करने के लिए एक वैश्विक संधि की आवश्यकता है। प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिए राष्ट्रों की कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, और जिससे उत्पादन पर अंकुश लगे और पुनर्चक्रण में सुधार हो तथा प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके। बात आती है कि प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि में बाधा डालने वाली चुनौतियां क्या हैं, इन्हें भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय हित, विकसित राष्ट्र प्लास्टिक उत्पादन और खपत के प्रबंधन के लिए जीवन चक्र दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। विकासशील और पेट्रोकेमिकल केंद्रित राष्ट्र ऐसे उपायों को प्रतिबंधात्मक और आर्थिक विकास के लिए हानिकारक मानते हैं। व्यापारिक निहितार्थ, प्लास्टिक एक विश्व स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तु है और किसी भी प्रतिबंध का महत्वपूर्ण व्यापारिक निहितार्थ हो सकता है, और जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है। वित्त पोषण एवं संसाधन, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में व्यापक प्लास्टिक प्रदूषण उपायों को लागू करने के लिए संसाधनों का अभाव होता है, और जिसके कारण वित्तीय सहायता उत्तरदायित्व को लेकर असहमति होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व संकट की साझा समझ के बावजूद परिवर्तनकारी उपायों को लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था, और दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तत्कालिक आर्थिक हितों को संतुलन करना नीति निर्माताओं के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब पूरी बात आती है प्लास्टिक पर कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, जिससे नरम होने पर आकार दिया जा सकता है, फिर उसका आकार बनाए रखने के लिए उसे कठोर किया जा सकता है। और प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे मोनोमर्स को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। अब बात आती है प्लास्टिक के प्रकार की, तो कई तरह के प्लास्टिक के प्रकार होते हैं, 7 तरह के होते हैं। एक तरह से प्लास्टिक एक देख सकते हैं आप लोग, पॉली, ये आप देख रहे हैं,
पीईटी और पीटी, एचडीपी और पीवीसी, एलडीपी, पीपी, पीपीएस, अदर, ये सब देख सकते हैं। भारत और प्लास्टिक समस्या की बात करें तो भारत वर्तमान में वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है। प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अवशिष्ट उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20% है। और आप देखते हैं भारत में प्लास्टिक के अपशिष्ट का प्रमुख भाग लगभग 3.5 मिलियन टन खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कारण पर्यावरण में शामिल होता है। जैसे जैसे भारत के शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, प्लास्टिक उत्पादों विशेषकर पैकेजिंग की मांग बढ़ने से प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि होने के साथ अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियां बढ़ रही हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु भारत की बुनियादी ढांचा अविकसित है और यहाँ सैनिटरी लैंडफिल की तुलना में अनियमित डंपिंग साइट अधिक है। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट, तो ये आप देखेंगे कि अगर हम लोग देखें तो भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने से वातावरण में जहरीली प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ लोक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से अनुमानित 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होगी, जिसमें प्रमुख भागीदारी एकत्रित न किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट की होगी। और भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के असंगत परिवर्तन के कारण ईपीआर प्रणाली में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ई कॉमर्स की समृद्धि में से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में वृद्धि हुई है और जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं होने से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है। और प्लास्टिक पर अंकुश लगाने के लिए भारत की कई पहलें, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 हो गया, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 हो गया, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट हो गया, प्रोजेक्ट रीप्लान हो गया, अन प्लास्टिक कलेक्टिव, गोलिटर भागीदारी परियोजना, ये सब आप लोग देखेंगे। तो इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो जरूर आप लोग जवाब दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।